हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे आपको हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यम में सारा कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखेंगे कक्षा 6 से लेकर 12 तक आपको सभी क्लासेस की 2 प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। एक हिंदी मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट से पढ़िए और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट से पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कक्षा 9 की ये पहली क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे कक्षा 9 की विषय सूची क्या-क्या है, मतलब कि हमें कक्षा 9 के संपूर्ण पाठ्यक्रम में कौन-कौन से अध्याय पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। पहला अध्याय है बच्चों संख्या पद्धति। इस अध्याय को बच्चों हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं लगातार। कक्षा 6, 7, 8 में भी हमने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था। जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, व इन सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में हमने कक्षा 6 से 8 तक पढ़ लिया है। कक्षा 9 में हम देखेंगे बच्चों अपरिमेय संख्या क्या होता है, संख्या रेखा पे हम इन अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित कैसे करते हैं। संख्या रेखा पर जैसे अपरिमेय संख्या √2 हो गई, √3 हो गई, इन्हें हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रकार क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे करते हैं, इसी अध्याय में देखेंगे बच्चों हम। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं कैसे करते हैं, जैसे वास्तविक संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं दो वास्तविक संख्याओं का, भाग कैसे करते हैं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या होते हैं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक्स का विस्तृत चर्चा बच्चों हम अध्याय 1 में करेंगे। अगला अध्याय है अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। इस अध्याय में हम देखेंगे बच्चों चर क्या होता है, अचर क्या होता है, चर और अचर मिलकर कैसे पद बनाते हैं, बीजी व्यंजक क्या होता है, बीजी व्यंजक क्या होता है, किस प्रकार के बीजी व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं और कौन से बीजी व्यंजक को बहुपद हम नहीं कहते। एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं, बहुपद के शून्यक, बहुपदों के गुणनखंडन क्या होते हैं, बीजी सर्वसंख्याएं क्या होती हैं, बीजी सर्वसंख्याएं क्या होती हैं। इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा बच्चों हम अध्याय 2 में करेंगे। टेंशन नहीं लेना बच्चों, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यकीन मानिए आपको इस तरीके से समझाया जाएगा कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं ये सब। अगला अध्याय है बच्चों अध्याय 3,
जो है निर्देशांक ज्यामिति। इस अध्याय में हम देखेंगे बच्चों ज्यामिति का इतिहास क्या है, ज्यामिति का इतिहास के बारे में समझेंगे। आखिर ज्यामिति आई कैसे, कार्तीय पद्धति क्या होता है, कार्तीय पद्धति क्या होता है ज्यामिति का, क्रमिक युग्म क्या होता है। इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है बच्चों, अध्याय 3 में हम इन सभी टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। अध्याय 4 है बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस अध्याय में हम देखेंगे बच्चों, ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे बच्चों, ये सब छोटे छोटे अध्याय हैं। रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं, रैखिक समीकरण का हल। इन सभी टॉपिक्स का चर्चा बच्चों हम अध्याय 4 में करेंगे। अगला अध्याय है बच्चों अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इस अध्याय में हम देखेंगे बच्चों ज्यामिति का इतिहास, किस प्रकार से ज्यामिति अस्तित्व में आई, यूक्लिड की परिभाषाएं क्या हैं, यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिग्रहित क्या होते हैं, साध्य या प्रमेय क्या होते हैं, अभिधारणाएं क्या होती हैं, अभिधारणाएं। इन सभी टॉपिक्स की चर्चा बच्चों हम अध्याय 5 में करेंगे। अगला अध्याय है अध्याय 6 जिसमें है रेखाएं और कोण। इस अध्याय में हम देखेंगे बच्चों आधारभूत परिभाषाएं क्या होती हैं, क्या देखेंगे, आधारभूत परिभाषाएं। जैसे रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण, संरेख बिंदु क्या होते हैं, असंरेख बिंदु क्या होते हैं, कोण क्या होता है, कोण के प्रकार क्या होते हैं, शीर्ष क्या होता है, भुजाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, ऐसे ही अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, कोणों के युग्म क्या होते हैं, कोणों के युग्म क्या होते हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं क्या होती हैं, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, त्रिभुज का कोण योग गुण क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स की चर्चा बच्चों हम अध्याय 6 में करेंगे। अध्याय 6 थोड़ा सा बड़ा है। अगला अध्याय बच्चों त्रिभुज। इस अध्याय में हम देखेंगे बच्चों त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्या होती है, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्या होती है, सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, सर्वांगसम
आकृतियां हम किसको कहते हैं? मतलब कि किस प्रकार की आकृतियां जो होती हैं सर्वांगसम आकृति कहलाती हैं। त्रिभुज की त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम क्या होते हैं? त्रिभुज के कुछ अन्य गुण भी देखेंगे। त्रिभुज के कुछ गुण भी देखेंगे। कुछ ही स्पेशल टाइप के त्रिभुज होंगे। अगला अध्याय बच्चों, अध्याय 8 जो कि है चतुर्भुज। इस अध्याय में हम देखेंगे बच्चों चतुर्भुज का कोण योग गुण क्या होता है, चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं, चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए शर्त क्या होती है। एक और टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है। इन सभी टॉपिक्स की चर्चा बच्चों हम अध्याय 8 में करेंगे। अगला अध्याय है अध्याय 9 जिसका नाम है व्रत। इस अध्याय में हम देखेंगे बच्चों व्रत क्या होता है और व्रत से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पद होते हैं उन सभी को देखेंगे। जैसे केंद्र क्या होता है व्रत का, त्रिज्या क्या होती है, व्रत की जीवा क्या होती है, इन सभी पदों के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। देखेंगे जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण क्या होता है, एक बिंदु पर अंतरित कोण क्या होता है, केंद्र से जीवा पर लंब क्या होता है, तीन बिंदुओं से जाने वाला वृत्त क्या होता है, तीन बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, समान जीवाएं क्या होती हैं और उनकी केंद्र से दूरियां क्या होती हैं। जैसे वृत्त है, समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां क्या होती हैं। एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण क्या होता है, एक वृत्त है उसके चाप द्वारा अंतरित कोण क्या होता है। चक्री चतुर्भुज क्या होता है इसको भी देखेंगे। चक्री चतुर्भुज क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स की चर्चा बच्चों हम अध्याय 9 में करेंगे। अगला अध्याय है अध्याय 10 जिसमें है हीरोन का सूत्र। इस अध्याय में हम देखेंगे बच्चों हम त्रिभुज का क्षेत्रफल सामान्य तरीके से कैसे निकालते हैं। फिर देखेंगे इसके बाद इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र द्वारा कैसे निकालते हैं। ये बहुत बड़ा अध्याय नहीं है बच्चों, इसमें दो ही टॉपिक हैं जिसकी जिसकी चर्चा अध्याय 10 में करेंगे। अगला अध्याय है अध्याय 11 जिसमें है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस अध्याय में देखेंगे बच्चों हम घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। एक लंबवृत्तीय
लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? इन सभी टॉपिक्स की चर्चा बच्चों हम अध्याय 11 में करेंगे। अगला अध्याय बच्चों अध्याय 12, जिसमें हम देखेंगे सांख्यिकी के बारे में। आंकड़ों का संग्रह कैसे करते हैं? आंकड़ों का संग्रह कैसे करते हैं? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं? दंड आलेख क्या होता है? आयत चित्र क्या होता है आंकड़ों का? बारंबारता बहुभुज क्या होता है? इन सभी टॉपिक्स की चर्चा बच्चों हम अध्याय 12 में करेंगे। एक और अध्याय बच्चों अध्याय 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी है। गणित में उपपत्तियां क्या होती हैं? गणितीय रूप से स्वीकार्य कथन क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। निगमनिक तर्कणा क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। प्रमेय क्या होता है, कंजक्टर क्या होता है और अभिग्रहित क्या होते हैं इसको देखेंगे। गणित में उपपत्ति क्या होती है इसके बारे में देखेंगे बच्चों। इस प्रकार से कक्षा 9 में 13 अध्याय खुल रहे हैं। किस अध्याय के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ये हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं बच्चों इन सभी अध्याय को हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले बच्चों हम कॉन्सेप्ट करवाएंगे। कॉन्सेप्ट को कराने के बाद इस कॉन्सेप्ट से संबंधित सभी उदाहरण करवाएंगे। जब हम कॉन्सेप्ट और उदाहरण को अच्छे से कर लेंगे इसके बाद हम प्रश्नावली करेंगे। इस प्रश्नावली के समाप्त होने के बाद फिर जो कॉन्सेप्ट होंगे उनको करेंगे। फिर इन कॉन्सेप्ट से संबंधित जितने उदाहरण होंगे उनको करेंगे। फिर प्रश्नावली करेंगे। ऐसे ही जितनी भी प्रश्नावली होगी तो पहले कॉन्सेप्ट फिर उदाहरण फिर प्रश्नावली को सॉल्व करके पूरे अध्याय को कंप्लीट करेंगे। जब सारा अध्याय खत्म हो जाएगा उसके बाद हम उस अध्याय से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे सारे एमसीक्यूज करेंगे। और जब एमसीक्यूज भी हो जाएंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उस अध्याय से संबंधित जितने भी होंगे सारे करेंगे। मान लीजिए कि आप इस अध्याय को नहीं कर पाए हैं और आपका एग्जाम काफी नजदीक है तो सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन अगर आपने कर लिया और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, इसके बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं जाएगा बच्चों। आप यकीन मानिए पेपर को फोड़ कर रहेंगे। तो आप समझ गए बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर सारे एग्जाम्पल करेंगे, फिर प्रश्नावली करेंगे, फिर सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे उस अध्याय से संबंधित और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अब बच्चों बचता ही क्या है इस अध्याय में, अगर आपने इतना कर लिया तो बहुत ही आसानी से आप पेपर को फोड़ कर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।